हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक की जितनी भी अपनी क्लासें हुई हैं उनमें आपने लगातार देखी है। आगे भी आशा करते हैं आप अच्छी तरह क्लास को देखें और समझें। वीडियो को देखते समय आप पुरानी क्लासें ज़रूर एक बार देखें, उसका रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद ही नेक्स्ट क्लास देखें, जिससे आपको आगे की क्लासें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसके अलावा आप अपनी जो पीपीटी आपके पास पहुंच रही है उसकी बहुत अच्छी तरह से नोट्स तैयार करें और इन नोट्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। हम आपके नोट्स चेक करेंगे कि आपने नोट्स अच्छी तरह से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो नोट्स सभी बच्चे बनाएंगे और आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये अपनी मसल्स से संबंधित अंतिम क्लास है। अपना टॉपिक चल रहा था मसल्स के ऊपर, तो मांसपेशियों में ये अपना अंतिम वीडियो है, अंतिम क्लास है और उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज ये मसल्स की अंतिम क्लास है, तो हम इसको पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यस। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बोले तो पेशी की क्रियाविधि, पेशी की क्रियाविधि, पेशी की क्रियाविधि। सबसे पहले पेशी की क्रियाविधि को बताने में 1954 में साइंटिस्ट जिन्होंने मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया, उनका नाम है H.E. हेंसले एंड F. हेंसले। H.E. हेंसले एंड F. हेंसले, इन्होंने सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया। पेशी की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, पेशियों में संकुचन किस प्रकार से होता है, पेशी संकुचन की क्रियाविधि, पेशी संकुचन की क्रियाविधि, पेशी संकुचन की क्रियाविधि को बताने वाले कौन थे? H.E. हेंसले और F. हेंसले। तो देखिए, इसमें इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा पेशियों में संकुचन की क्रियाविधि के अंतर्गत एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी। उस थ्योरी को हम किस नाम से जानते हैं? स्लाइडिंग ऑफ मसल थ्योरी, मसल थ्योरी। स्लाइडिंग ऑफ मसल थ्योरी, ये सिद्धांत जो दिया गया, ये प्रिंसिपल जो दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया? H.E. हेंसले एंड F. हेंसले के द्वारा ये थ्योरी दिया गया पेशी की संकुचन की क्रियाविधि के पक्ष में। देखिए किस प्रकार से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं।
ये एक्टिन फिलामेंट, इसी प्रकार से हम बनाते हैं मायोसिन फिलामेंट। देखिए यहाँ पर ये पूरा आपको एक्टिन फिलामेंट, ये मायोसिन, ये भी एक्टिन, ये मायोसिन फिलामेंट। तो देखिए इसमें ये एक्टिन को पकड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर भी एक्टिन को पकड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू, इसको हमने किस नाम से जाना? जेड लाइन, जेड लाइन, ये जेड लाइन। यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट, जिसकी संरचना आपने पढ़ रखी है, जिसको हमने एफ एक्टिन नाम दिया। 2 चेन थी, इसके अलावा 2 प्रोटीन थी, ये आप पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से अगर मायोसिन देखा जाए तो मायोसिन में इस तरह के फिलामेंट, इस तरह के फिलामेंट आपने देखे हैं। और यहाँ से इस प्रकार से ये फिलामेंट आपस में एक दूसरे से दिखाई देते हैं जुड़े हुए से। यहाँ जेड लाइन, यहाँ जेड लाइन, और इन दोनों को हमने नाम दिया सार्कोमियर, सार्कोमियर। ये जो आपको पोजीशन दिख रही है सार्कोमियर की, ये नॉर्मल स्टेज में है, नॉर्मल स्टेज ऑफ सार्कोमियर। नॉर्मल स्टेज ऑफ सार्कोमियर। नॉर्मल स्टेज में सार्कोमियर किस प्रकार से दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पर ये एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट एकदम नॉर्मल कंडीशन में है। यहाँ पर आपने देखा कि इसको हमने नाम दिया है, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ तक ये है ए बैंड,
ए बैंड, इसको ए बैंड नाम दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे आई बैंड कहते हैं, आई बैंड। इसको ध्यान से समझें, ये न समझें कि ये क्लास हो चुकी है। इस तरह की चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पेशी में संकुचन कैसे होता है। ये नॉर्मल स्टेज और नॉर्मल के बाद जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तो इस स्टेज में क्या परिवर्तन होगा उसको हम समझेंगे। तो पहले नॉर्मल स्टेज को देखें, उसके बाद इसमें किस प्रकार से चेंजिंग हुए उनको देखते हैं। यहाँ पर ए बैंड, आई बैंड अच्छी तरह आपको समझ में आ गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा एरिया यहाँ से लेके ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एच क्षेत्र है, एच क्षेत्र। एच क्षेत्र, इसको हमने नाम दिया एच क्षेत्र, यानी कि एच रीजन, एच रीजन या एच जोन, एच जोन। तो ये तो है नॉर्मल स्टेज ऑफ सार्कोमियर। सामान्य अवस्था में सार्कोमियर इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ये कैल्शियम आयन Ca++ कैल्शियम आयन जैसे ही मसल सेल के अंदर आता है तो मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल पड़े रहते हैं। उस मायोफाइब्रिल में एंटर करने के बाद ये कैल्शियम आयन अब पहुंचते हैं किसके पास, ये आते हैं एक्टिन के पास। दिस इज एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट या इसको थिन फिलामेंट भी कहते हैं, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। यहाँ आने के बाद कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ टीपीसी, ट्रोपोनिन सी के साथ ऐड करके जुड़ जाता है कैल्शियम आयन, जिसके कारण ट्रोपोमायोसिन की शेप चेंज हो जाती है और एक्टिन और मायोसिन आपस में जॉइंट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे अब देखेंगे। तो यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, यहाँ तक आई बैंड है। जहाँ तक आपको ए बैंड का एरिया नज़र आ रहा है उसके बाद वाला पूरा आई बैंड, ये आई बैंड, तो इधर भी क्या होगा, आई बैंड। ये पूरा ए बैंड है और ए बैंड का ये वाला हिस्सा जिसमें केवल मायोसिन, थिक फिलामेंट दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। हालांकि यहाँ से यहाँ तक है ये, लेकिन ये पूरा ए बैंड है और ये यहाँ तक केवल मायोसिन दिख रहा है आपको, थिक फिलामेंट दिख रहा है, ये एच जोन होता है। हमने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर ए बैंड में बीचों बीच, ए बैंड के बीचों बीच एक लाइन होती है जिसे हमने एम लाइन कहा। क्या कहा, एम लाइन। तो ये एम लाइन होती है जो ए बैंड के बिल्कुल बीचों बीच होती है। ये भी हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आप ध्यान से देखना कि ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये मायोसिन है, ये एक्टिन है। तो क्या एक प्रकार से एक्टिन मायोसिन के ऊपर है, यानी मायोसिन एक्टिन वाले रीजन में अंदर घुसा हुआ है, तो किस प्रकार से एक्शन होगा उसको हम पढ़ते हैं। मसल में कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से होता है, तो वही अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे। देखिए यहाँ पे
यहाँ पर आपको ये एक्टिन और ये मायोसिन थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, यहाँ पर ये रीजन बने हुए हैं इस पे, इनको कहा एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये होता है एटीपी एज बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। अब मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे कैल्शियम आने के बाद, मानो यहाँ पर ये कैल्शियम आयन बाइंड हुआ, तो उसी समय यहाँ पर एटीपी एंजाइम, यहाँ पर एटीपी एटीपी आकर इस पर जुड़ जाता है और ये एंजाइम भी यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। तो क्या होता है देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर ये एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, इसके अलावा ये मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट। तो यहाँ पर एटीपी जुड़ने के बाद ये वाला जो साइट आपको दिख रहा है, ये वाला साइट और ये वाला साइट, यहाँ एटीपी जुड़ा, जुड़ने के बाद एटीपी जुड़ता है और एटीपी जुड़ने के बाद इस एटीपी का चेंज हो जाता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट, यानी एडीपी प्लस आईपी, इनऑर्गेनिक फास्फेट। एटीपी को एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में कौन चेंज करता है? ये एंजाइम करता है, एटीपीएज एंजाइम, जो इसके साथ जुड़ गया था और जुड़ने के बाद जैसे ही एटीपी इसके साथ जुड़ा, इस एटीपी का ब्रेक डाउन कर देता है ये एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम एटीपी का ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पर एटीपी चेंज हो जाता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। जैसे ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बना, अब क्या होगा, यहाँ पर एक प्रकार से क्रॉस ब्रिज बनेगा। तो हम बनाते हैं इसमें क्रॉस ब्रिज, ये एक्टिन फिलामेंट, इसके ऊपर हम बनाते हैं मायोसिन, ये मायोसिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट, ये इसके ऊपर आकर अटैच हो गया, इसके साथ ये जुड़ जाता है, यहाँ इसके साथ ये जुड़ जाता है और जुड़ते ही ये जो आपको आर्म दिख रही है, इसकी हेड दिख रहा है आपको,
इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज, ये क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज बन गया। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद आगे क्या होता है, नेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी स्टेप चेंज होती है और इस प्रकार से ये एक्टिन फिलामेंट और ये मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, ये और घूम जाता है थोड़ा सा, यहाँ से अब क्या होगा, जो आपने देखा है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये रिलीज हो जाएंगे, यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे, जिसके कारण अब एक नया एटीपी यहाँ से जुड़ेगा। यहाँ रिलीज होते ही यहाँ से वापस जो आपको क्रॉस ब्रिज दिख रहा है वो एक्टिन से उसका रिलेशन हट जाएगा। वापस नेक्स्ट देखते हैं, ये वापस उसी कंडीशन में आ गया। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट जैसे यहाँ से रिलीज होंगे, वापस यहाँ से जो ब्रिज बना है क्रॉस ब्रिज, ये वापस एक प्रकार से वापस कंडीशन में आ जाएगा, इससे इसका रिलेशन हट जाएगा। इस प्रकार से क्रॉस ब्रिज बनता भी है और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद वापस अपनी पुनः अवस्था में आता है। ये पूरी जो स्टेप आपको दिख रही है, ये सभी स्टेप, ये किसकी स्टेप है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये स्लाइडिंग थ्योरी है। स्लाइडिंग थ्योरी, स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ मसल। स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ मसल, तो आपको ये पता लग रहा होगा, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, यहाँ पर ये एटीपी जोड़ने वाले स्थल होते हैं, यहाँ पर एक्टिन साइड को जोड़ने वाले स्थल होते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन एक्टिन के पास आएगा, ठीक उसी प्रकार से इस एक्टिन की जो ट्रोपोमायोसिन है उसका जो स्थान है वो परिवर्तन हो जाएगा और एक्टिन और मायोसिन किस प्रकार से जुड़ेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही स्थान परिवर्तन होगा, इस एटीपीज एंजाइम की सहायता से एटीपी को इस स्थल पर जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद ये एंजाइम एटीपी को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, जिसके कारण एटीपी से किसका निर्माण हुआ, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बनते ही यहाँ पर ये आपको मायोसिन की मोनोमर दिख रही है। ये मायोसिन वाला फिलामेंट जो है ये क्रॉस ब्रिज बनाता है, अर्थात एक्टिन के साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। इस स्टेप में समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये क्रॉस ब्रिज बन गया है और एक्टिन के साथ ये जुड़ गया है। इस प्रकार से जुड़ने के बाद अब एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर एक प्रकार से विसर्पित होता है, स्लाइडिंग करता है। स्लाइडिंग बोले तो विसर्पण करना, यानी एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर क्या करेगा, विसर्पण करेगा, एक प्रकार से मूवमेंट करेगा। जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बना, जैसे ही एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ से रिलीज होंगे, ये क्रॉस ब्रिज वापस अपनी पुनः अवस्था में आता है
और जैसे ही एटीपी मिल गया और मिलने के बाद फिर से एंजाइम ने क्रिया की तो एटीपी फिर से एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट बनाएगा, फिर से क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। कहने का अर्थ है कि इस तरह की जो आपको दिख रही है क्रियाएं, जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँ आपको, यहाँ पर ये इसका शीर्ष है या हेड वाला पार्ट है किसका, मायोसिन का। तो मायोसिन का हेड इस एक्टिन को यहाँ से पकड़ लेगा और इधर से यहाँ से पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट आपको दिख रहा है, एक्टिन को जोड़ लेता है, ये एक्टिन को जोड़ लेता है और ये एक्टिन फिलामेंट है जो मायोसिन के ऊपर की ओर विसर्पित होंगे, यानी ये वाला फिलामेंट आगे, ये वाला फिलामेंट आगे। केवल मायोसिन फिलामेंट सेम कंडीशन में रहेगा और एक्टिन फिलामेंट मूव करेगा एच क्षेत्र की ओर। जैसे ही एक्टिन फिलामेंट इधर आगे बढ़ेगा और इधर से ये एक्टिन फिलामेंट आगे बढ़ेगा, तो बताइए क्या एच क्षेत्र जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, क्या ये एच क्षेत्र की लंबाई कम होगी या ज़्यादा? डेफिनेट सी बात है कम हो रही है, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट आगे मूव कर रहा है, ये आगे मूव करेगा, तो यहाँ से एच क्षेत्र जो है वो एक प्रकार से गायब हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा है ए बैंड, तो ए बैंड बेटा ध्यान देना, यहाँ से ए बैंड जो आपको दिख रहा है ये यथावत है एक प्रकार से, और आई बैंड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आगे की ओर जाएगा, तो आई बैंड का आकार क्या वही रहेगा या रिड्यूस होगा? यस, आई बैंड भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अर्थात एक पूरी सार्कोमियर का जो वास्तविक आकार है, जो नॉर्मल स्टेज में सार्कोमियर दिख रही है, यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय सार्कोमियर छोटी हो जाती है, इसकी लेंथ छोटी हो जाती है। अगर एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एक स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं तो एक प्रकार से स्प्रिंग छोटी हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो साइड वाली स्प्रिंग पर होता है, बीच वाली इतनी ज़्यादा प्रेशर में नहीं आती है। यानी कि इसके चारों ओर अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारे क्या है, सार्कोमियर हैं। अगर सार्कोमियर को इस प्रकार से पुश करें तो इसके ऊपर इतना असर नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले से ही हो रहा है। बाकी औरों पे भी ऐसा ही असर होगा। अर्थात एक प्रकार से स्प्रिंग को पुश करते हैं तो स्प्रिंग का आकार छोटा हो जाता है। इसी प्रकार से जब पेशी में संकुचन होता है तो पेशियों का आकार भी छोटा हो जाता है। यस, तो ये बात हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सन में वापस उसी कंडीशन में आती है और कॉन्ट्रैक्शन में एक प्रकार से एच क्षेत्र गायब हो जाता है। नेक्स्ट हमने ये देखा, इसको हमने नाम दिया स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ मसल। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम बात करें तो कुछ फिलामेंट हम देखते हैं, एक होती है रेड मसल फाइबर, रेड मसल फाइबर और बात करें एक होती है वाइट मसल फाइबर, एक होती है वाइट मसल फाइबर। वाइट मसल फाइबर, तो देखिए क्या होती है, छोटी सी बात है, इसको और देखते हैं। रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर, ये अंतिम पॉइंट है अपना इस चैप्टर का, तो इसको देखते हैं एक बार। रेड मसल फाइबर, इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर आप लिख सकते हो लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर लेस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर आपको पता है मायोग्लोबिन अधिक मात्रा में होता है, तो इसके अंदर मोर O2
मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा रेड मसल फाइबर में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है और मायोग्लोबिन के साथ O2 आपको दिखाई देती है। हमने मसल सेल का स्ट्रक्चर में देखा था, यहाँ पर O2 क्या होती है, कमी होती है, तो लेस O2 मॉलिक्यूल नेक्स्ट बात करें, इस प्रकार की जो मसल होती है एरोबिक रेस्पिरेशन दर्शाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इनमें, इनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा इन सेल का डायमीटर कम होता है, डायमीटर शॉर्ट, इनका डायमीटर कैसा होता है, बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। डायमीटर बोले तो ये जो मसल्स होती हैं ये सक्रिय होती हैं, इस प्रकार से ये मसल होती है, सक्रिय होती है, जबकि इस प्रकार की जो मसल्स होती हैं वो एक प्रकार से आपको बड़ी दिखाई देती है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है। तो रेड मसल फाइबर लगातार वर्क करती है, वर्क करने के कारण इसके अंदर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वर्क करने के लिए लगातार पेशियों में संकुचन चलता रहता है तो ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है। साथ ही में इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक मात्रा में होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन दर्शाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा इसके पास में रहती है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन दर्शाते हैं। डायमीटर इनका छोटा होता है, जिसके कारण इसके अंदर इतना प्रेशर जनरेट नहीं होता। इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर लगा सकते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसमें होता है क्योंकि O2 इनके पास लगातार नहीं रहती है, आती रहती है ब्लड के साथ। लेस O2 मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन कम होते हैं, और लेस माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम होती है। किन की तुलना में, रेड मसल फाइबर की तुलना में वाइट मसल फाइबर में इस प्रकार से डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो ये अपनी अंतिम मसल्स के ऊपर क्लास थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।